नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति पर पुतिन की नई शर्त की, और साथ ही बात होगी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी जंग की। करेंगे इन अहम विषयों पर चर्चा भी, और इसके अलावा होगी दुनिया की अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रखी शर्त। पूर्व में नाटो के विस्तार पर मांगी लिखित गारंटी। ट्रंप के आगे से खेलने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया। जर्मनी का यूक्रेन के साथ रक्षा समझौता। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच यह सीमा पर झड़प। विवादित क्षेत्र में चोंगबोक में भिड़े दोनों पक्ष। एक कंबोडियाई सैनिक की मौत। आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद तुरंत संघर्ष विराम। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका आने वाले छात्रों के वीजा पर फिलहाल लगाई रोक। दूतावास को वीजा इंटरव्यू नहीं करने का दिया निर्देश। वीजा चाहने वाले छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की होगी कड़ाई से जांच। स्पेस एक्स स्टारशिप मिशन लगातार तीसरी बार असफल। प्रक्षेपण के 30 मिनट बाद ही रॉकेट नियंत्रण से बाहर। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के वक्त हुआ नष्ट। रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे युद्ध समाप्ति के राहों में रोड़ा आ जाता है। घटनाक्रम का ताजा रोड़ा अटकाया है पुतिन, जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की बात मानने से पहले कुछ अहम शर्तें रख दी हैं। क्या हैं ये शर्तें और क्या पड़ेगा इन शर्तों से दुनिया पर असर, देखिए। 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध को खत्म करा देने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतिन को लेकर सब्र टूटने लगा है। अब तक ज़ेलेंस्की पर कड़ा रुख अपनाने वाले ट्रंप की पुतिन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने पुतिन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वे आग से खेल रहे हैं। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो रूस के लिए वाकई बुरी चीज हो सकती है। इस पर पलटवार करते हुए रूस ने कहा कि हमें वाकई एक बुरी चीज पता है, वो है तीसरा विश्व युद्ध। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप इसे समझते होंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले 3 साल से जारी जंग खत्म नहीं हो पा रही है। इस बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर आई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। पुतिन नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने के लिए पश्चिमी देशों से लिखित में आश्वासन चाहते हैं। साथ ही रूस पर लगे प्रतिबंधों के बड़े हिस्से को हटाया जाए। यूक्रेन में रूसी भाषियों की सुरक्षा की गारंटी भी पुतिन की एक मांग है। इन शर्तों के बीच रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के साथ सीधी वार्ता के लिए अगली तारीख जल्द घोषणा किए जाने की बात कही है, जबकि क्रेमलिन का कहना है कि अगले दौर की वार्ता इस्तांबुल में हो सकती है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पिछली इस्तांबुल वार्ता का हिस्सा रहे रक्षा मंत्री ने रूसी टीम से बात की है। हालांकि इससे पहले उन्होंने त्रिपक्षीय वार्ता का सुझाव दिया था, जिसमें ज़ेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन के शामिल होने का आह्वान किया गया था। इस पर क्रेमलिन का कहना है कि तीनों नेताओं की शिखर वार्ता संभव है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब विभिन्न स्तर पर होने वाली वार्ता का कोई ठोस नतीजा निकलता हो। लेकिन ऐसी बैठक दोनों प्रतिनिधि मंडलों के बीच विभिन्न दिशाओं में की गई विशिष्ट व्यवस्था का परिणाम होनी चाहिए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जर्मनी के दौरे पर पहुंचे और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत बर्लिन कीव को नई लंबी दूरी के हथियार विकसित करने में मदद करेगा। दोनों देश मिलकर लंबी दूरी की मिसाइलों का उत्पादन करेंगे। इसके अलावा जर्मनी ने यूक्रेन के लिए 5 बिलियन यूरो की अतिरिक्त सैन्य सहायता की भी घोषणा की। मिसाइल रेंज की कोई सीमा नहीं होगी। इससे यूक्रेन को अपनी सीमा के बाहर सैन्य ठिकानों से रक्षा में मदद मिलेगी। रूस ने यूक्रेन को लंबी दूरी मिसाइल देने के कदम को
गैर जिम्मेदाराना बताया है। तो लगातार इस पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्या समाप्ति हो पाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। और साफ तौर पर जो नई शर्तें पुतिन के जरिए रखी गई हैं, उन शर्तों को मानने के अलावा और क्या विकल्प बचता है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU के। आपका बहुत स्वागत है। और उसी के साथ सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो यही है कि साफ तौर पर अभी जो यहाँ पर शर्तें पुतिन के द्वारा रखी गई हैं, आपको क्या लगता है उसका परिणाम किस तरह से और किस रूप में सामने आएगा, और क्या ये युद्ध समाप्ति की ओर आगे बढ़ पाएगा? देखिए गौरव, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि अभी सीज़ फायर की संभावना बन रही है। काफ़ी कोशिश हुई थी। हमने देखा कि इस्तांबुल में इसमें बातचीत हुई थी, लेकिन इस्तांबुल में जो डेलीगेट के लेवल थे, काफ़ी लो लेवल के डेलीगेट रूस ने भेजे थे। उसका मुख्य कारण यही था कि जो रूस की शर्तें हैं वो अभी यूक्रेन को मान्य नहीं है, और यूरोप भी एक तरह से, यूरोप शामिल हालांकि वार्तालाप में अभी नहीं है, लेकिन जेलेंस्की के माध्यम से दबाव बना रहा है कि जब तक उनकी शर्तें, यानी कि यूरोप कंटिन्यू करेगा अपने सपोर्ट को यूक्रेन को। दूसरा कि यह भी बोल रहे हैं कि जो टेरिटरीज हैं, जो जिस क्षेत्र को रूस ने कब्जा कर लिया था यूक्रेन के क्षेत्र को, उस पे कोई बातचीत होनी चाहिए। और यह भी बात हो रही है कि अगर यूक्रेन को भविष्य में शामिल किया जाए यूरोपियन यूनियन इत्यादि में, तो उसमें रूस कोई अवरोध नहीं करे। लेकिन जो रूस की शर्तें हैं, रूस बोल रहा है कि हम युद्ध विराम की स्थिति तभी मानेंगे जब हमारी शर्तों को माना जाएगा। कुछ शर्तों को आपने अपने प्रोग्राम में बखूबी दिखाया भी, जिसमें कि सबसे बड़ी शर्त है कि किसी भी हाल में यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा है कि जो यूरोप है या नाटो मान लें, तो नाटो यूक्रेन को मिलिट्री मदद नहीं करेगी। और तीसरी बात, जैसा कि आपने बताया अपने प्रोग्राम में भी, कि जो रूसी जनता है, रूसी भाषी जो लोग रहते हैं यूक्रेन में, उनकी संख्या काफ़ी है, मैं बता दूं, उन पे कोई अत्याचार या उनके जो अधिकार है उनका हनन नहीं होगा। तो इन सारे शर्तों को रूस अब बोल रहा है कि हमें लिखित रूप में चाहिए, यानी कि एक तरह से कमिट करें, पश्चिमी देश उस पर कमिट करें, तभी इन सारे शर्तों को रूस मानेगा और फिर उस पर वार्तालाप की शुरुआत हुई। रूस अभी दो चीज़ कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। एक तो कि वो आक्रमण उसका जारी है। आपने कुछ दिन पहले देखा कि किस ढंग से लगभग 400 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के कई इलाकों में हमला हुआ। रूस की अभी बढ़त है, अगर मैं आर्मी जो जिस ढंग से मूव कर रहा है उसकी बात करूं तो। और यह भी बताया जा रहा है, आशंका यह भी है कि शायद जो खार्किव, सुमी इत्यादि जो दूसरे प्रोविंशियल कैपिटल हैं, वहाँ पे राजधानी है उनके प्रोविंसेस के, राज्य के यूक्रेन के, तो उसकी ओर भी आगे बढ़ सकता है। और उसके आगे बढ़ने के साथ साथ जो दनियस्क का इलाका जो है अभी पूरी तरह से लगभग 70% रूस के कब्जे में है। यह भी बताया जा रहा है कि लगभग जब 100% दनियस्क के इलाका को कब्जा कर लेगा, तब जाके शायद रूस शर्त मानने के लिए तैयार हो जाए या सीज फायर की बात करे। और दनियस्क का इलाका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रूसी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा, रूसी भाषा लोग काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यह भी है कि ज़ेपोरिज़िया का जो प्लांट है, एक न्यूक्लियर प्लांट है, वह भी अभी जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि रूस उसको अपने जो पावर ग्रिड है उससे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। जबकि ट्रंप और अमेरिका यह चाहते हैं कि इसका कब्जा यूक्रेन के अधीन हो, ताकि अगर अमेरिका वहाँ इन्वेस्ट करे तो बिजली इत्यादि का सप्लाई उस प्लांट से किया जा सके। तो मुझे लगता है कि जो कोर इश्यूज हैं, जो रूस का कहना है कि जब तक जो मुख्य मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं, उस पर बातचीत नहीं होगी तब तक कोई सीज फायर नहीं हो सकती है। यूक्रेन का कहना है कि नहीं, हम 1 महीने का सीज फायर करते हैं और बातचीत करेंगे और उसके बाद हम उस पर निगोसिएशन करेंगे। लेकिन यह भी मान के चलें कि जो रूसी कब्जे के क्षेत्र हैं, लुहांस्क, दनियस्क इत्यादि और क्राइमिया भी, तो उस पे मुझे लगता है कि यूक्रेन अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। और हालांकि इस पे बातचीत तो बाद में होगी, लेकिन अभी तो सबसे प्रमुख सवाल है कि युद्ध विराम की स्थिति कैसे बनाया जाए। लेकिन चार साइड में बता दूं, एक तो रूस का साइड है, एक यूक्रेन का साइड है, तीसरा यूरोप का साइड है और चौथा अमेरिका का साइड है। और ये जो चारों स्टेक होल्डर्स हैं, इनके डिमांड्स थोड़े अलग अलग जी। हैं और इसमें मतभेद हैं। इस कारण से आप देख रहे हैं कि वहां पे समझौते की स्थिति नहीं बन रही है। तो ऐसे में हमने ये देखा है कि लगातार जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से उनकी पैनी नजर रही है, और लगातार इस बीच में वो चाहते हैं कि लगातार इसमें जो शांति है वो बहाल यहाँ पर की जाए। ऐसे में अब जो मौजूदा हालात हैं और पुतिन ने अब जो शर्तें रखी हैं, क्या इसके लिए भी कोई नई बात निकलकर सामने आ सकती है, और किस तरह से अब जो ट्रंप हैं उनके पास किस तरह का विकल्प बचता है? क्योंकि साफ तौर पर जो शर्तें रखी है वो अपने आप में युद्ध के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है।
जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई है अभी। जो संभावना दिख रही थी इस्तांबुल के बाद और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों से बात किए थे, प्रेसिडेंट पुतिन से बात किया, ज़ेलेंस्की से भी बात किया और संभावना लग रहा था, बताया जा रहा था कि शायद किसी ढंग का समझौता हो पाए। लेकिन अभी जो ट्रंप के स्टेटमेंट्स आए हैं कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की मैं बात करूँ, तो जिसमें उन्होंने यह तो बताया कि पुतिन हमारे मित्र हैं, लेकिन यह भी बताया कि पुतिन एक शब्द का जो प्रयोग किया क्रेज़ी, यानी कि जिसका कि सन की आप बोल सकते हैं, तो इस ढंग के शब्द का प्रयोग किया, जो दर्शाता है कहीं न कहीं कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी हताश हो चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को लग नहीं रहा है कि वहाँ पे समझौते की संभावना अभी बन रही है और इस ढंग का स्टेटमेंट, और यह भी बोला कि ट्रंप ने यह भी बताया कि हम सैंक्शन भी लगा सकते हैं। यह भी बोला कि यूरोप अगर चाहे तो पेट्रियट मिसाइल इत्यादि यूक्रेन को दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप को भी कहीं न कहीं लगने लगा है कि सीज़ फायर की इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने पहले तो घोषणा कर दिया था कि वो 24 घंटे में करेंगे, फिर कुछ दिनों में करेंगे, लेकिन उसकी संभावना अभी तुरंत नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो इसके जवाब में रूस ने क्या कहा, तो वह भी बहुत रोचक है। वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जो कि अभी वहाँ के सिक्योरिटी काउंसिल हैं, उसके चेयरमैन भी हैं, तो वहाँ उन्होंने बताया कि रूस आग से खेलना जानता है, लेकिन जिस आग की बात करें तो यह भी ध्यान में रखा जाए कि तीसरे विश्व युद्ध की भी संभावना है। तो इस ढंग की धमकी रूस भी दे रहा है पश्चिमी देशों को। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि सीज फायर की संभावना काफ़ी कम होती जा रही है, बल्कि युद्ध बढ़ने की संभावना काफ़ी बढ़ती जा रही है। और इससे जो यह जरूर है कि रूस अभी पूरी तरह से सीज फायर को डिनाई नहीं किया है। रूस अभी भी बोल रहा है कि वह जो उनकी शर्तों को अगर माने तो वह फिर से बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक कॉन्सिलिएटरी स्टेटमेंट भी दिया, जिसमें कि लावरोव ने बताया कि वह एक नई तिथि की घोषणा करेंगे जहां पे बातचीत की संभावना बन सकती है। यूक्रेन बोल रहा है कि जो शीर्ष जो लीडर्स हैं, ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन, इन तीनों की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन रूस बोल रहा है कि अगर हमारी शर्तों को माना जाए, ड्राफ्ट तैयार किया जाए सीज फायर का, और अगर यूक्रेन उस पर तैयार होता है तभी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सवाल ये भी इस वक्त सबके सामने है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से जो प्रतिबंध लगाए जाने की बात की गई है, तो अमेरिका द्वारा अब और किस तरह से प्रतिबंध, इस पर और ज्यादा जो कड़े प्रतिबंध हैं वो लगाए जा सकते हैं रूस के ऊपर? देखिए, प्रतिबंध तो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। यूरोप की बात करें तो कोई टेक्नोलॉजी अभी नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रेड नहीं हो रहे हैं, जो ऑयल एक्सपोर्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध है। मुझे लगता है कि जो अगर सैंक्शन का दायरा बढ़ाया जाए, और इसका डिमांड वहाँ पे अमेरिकन कांग्रेस में भी बढ़ता जा रहा है, कुछ रिपब्लिकन ने भी इसका डिमांड किया, और ट्रंप के करीबी एक ग्राहम है, रिपब्लिकन है सेनेटर, उन्होंने भी इसकी बातचीत की है। तो सैंक्शंस का दायरा बढ़ाने में एक तो डायरेक्ट सैंक्शंस और भी बढ़ाएंगे कि जो कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड इत्यादि जो अभी जा रहे हैं उस पर रोक लगाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो शिपिंग है, शिपिंग पे वो काफ़ी प्रतिबंध बढ़ाने की बात कर सकते हैं। और एक और भी, अगर मामला बिगड़ गया तो एक सेकेंडरी जो सैंक्शंस होता है, जिसमें कि दूसरे देश जैसे कि भारत, चीन इत्यादि देश अभी भी सैंक्शंस को नहीं मानते हैं, ब्राज़ील भी नहीं मानता है, साउथ अफ्रीका भी नहीं मानता है, तो बहुत सारे देश जो सैंक्शंस को नहीं मानते हैं, उसकी भी बातचीत हो सकती है कि निश्चित तौर पर यह तमाम बातचीत है, और इसी पर सबकी नजर भी टिकी हुई है कि आने वाले समय में क्या कुछ देखने को यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय हैं और जो रणनीतियां बनती हुई नजर आई हैं वो कहीं ना कहीं इस बातचीत के जरिए और ज्यादा प्रबल दावेदारी अपनी पेश करती हुई नजर आएंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको अगली खबर से रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ, जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुके, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुके, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। अब हम मजबूर नहीं, अब हम मजदूर नहीं, हम मालिक बने हैं। नए भारत की नारी है, नए भारत की नारी। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ, तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर
इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 भोपाल। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थाईलैंड और कंबोडिया लगभग जंग के मुहाने पर पहुंच गए थे, लेकिन दोनों की समझदारी से इसे बचा लिया गया। दरअसल विवादित सीमा क्षेत्र में थाई और कंबोडियाई सैनिकों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की और इस गोलीबारी में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई और इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल और गर्मा गया। क्या है इस विवाद की बड़ी वजह, देखिए। सीमा का पुराना विवाद, आमने सामने आ गए दक्षिण पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देश। सीमा से जुड़े मामलों में जैसा अक्सर देखने को मिलता है, कुछ ऐसी ही स्थिति इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन बुधवार की तड़के स्थिति अचानक बदल गई जब दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। करीब 10 मिनट तक चली झड़प में कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई। झड़प क्यों शुरू हुई अब तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। गोलीबारी की घटना थाईलैंड के उबान रत्चाथानी प्रांत के विवादित क्षेत्र चोंगबोंग के पास सुबह करीब 5:30 बजे हुई। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि थाई सेना ने उनके एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें उनके एक सैनिक की मौत हो गई है जबकि कई घायल हुए हैं। कंबोडिया का कहना है टकराव मामले का विकल्प नहीं है। सीमा विवाद के हल के लिए कंबोडिया थाईलैंड के साथ बातचीत जारी रखना चाहता है। साथ ही थाईलैंड को आगाह करते हुए कहा कि कंबोडिया अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके उलट थाईलैंड का आरोप है कि विवादित क्षेत्र में कंबोडिया के सैनिक खाई खोद रहे थे। जहां से गुजर रहे थाई सैनिकों ने जब उन्हें रोका तो कंबोडियाई सैनिकों ने हमला कर दिया। इससे पहले थाईलैंड की सेना ने दावा किया था कि कंबोडिया के सैनिक समझौते का उल्लंघन करते हुए उत्तर पूर्वी उबोन राजस्थानी प्रांत के निकट विवादित क्षेत्र में घुस आए और जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने गोलीबारी कर दी। इसके बाद थाईलैंड की सेना ने जवाबी कार्रवाई की। झड़प के बाद दोनों पक्षों के आला अधिकारियों ने फोन पर बात कर तुरंत संघर्ष विराम पर सहमति जताई। हालांकि विवादित क्षेत्र के आसपास दोनों देशों के सैनिकों की मौजूदगी अब भी बनी हुई है। दोनों देशों के बीच भूमि विवाद को लेकर झड़पों का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन 2011 में हुए एक भीषण संघर्ष के बाद दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने हुए हैं। इस संघर्ष में दर्जनों लोग मारे गए थे। इससे पहले थाईलैंड के सुरिन प्रांत में सीमा के करीब स्थित प्राचीन खमेर मंदिर के स्थल को लेकर दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला था। इसी महीने 2 मई को दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने यहां से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति व्यक्त की थी। तो निश्चित तौर पर यह सीमा को लेकर जो साफ तौर पर नजर आ रहा है, वो अब आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है, ये इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर राजन कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजन, साफ तौर पर अभी जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम इसके इतिहास को खंगालने की कोशिश करें और मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश करें तो क्या लगता है आपको कि अभी जो मौजूदा स्थिति है ये आने वाले कल में कितना बड़ा इशारा कर रही है कि इस तरह की कोई गतिविधि और भी हो सकती है? देखिए, जो कंबोडिया और थाईलैंड के जो बॉर्डर हैं और काफ़ी बड़ा सा बॉर्डर है और उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें दोनों पे डिस्प्यूटेड क्लेम्स हैं। और चूँकि एक तो कि लैंड बॉर्डर है और दूसरा कि समुद्री जो बॉर्डर है दोनों में उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। और समुद्री बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज तेल इत्यादि पाए गए हैं, तो उस कारण से दोनों के वहाँ पे क्लेम्स हैं। लेकिन अभी जो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, चोंगबोक एरिया जो अभी जो हुआ है उसमें अभी कॉन्फ्लिक्ट का कारण यह बताया जा रहा है कि वहाँ पे पेट्रोलिंग करने गए थे कंबोडियन ये, और थाईलैंड की आर्मी ने वहाँ पे गोली चलाई जिसमें एक कंबोडिया के सैनिक की मृत्यु भी हो गई है और उसके बाद स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई।
लेकिन अगर मैं इतिहास की बात करूं तो दोनों देशों के बॉर्डर्स में कॉन्फ्लिक्ट होते रहे पहले भी। सबसे जो महत्वपूर्ण एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसको कि एक प्रीत बिहार नाम से एक जो टेम्पल बताया जाता है, उसमें उसको लेके हुआ था, जो कि टेम्पल को 2013 में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने करार दिया था कि यह कंबोडिया के अंदर में है। लेकिन 2008 में इस इशू पे उस दोनों देशों में विवाद हो चुके हैं। उससे पहले भी छिटपुट विवाद होते रहे। उसका एक प्रमुख कारण यह भी बताया जा रहा है कि दोनों देशों में अभी राष्ट्रवाद काफ़ी प्रबल है और जिस ढंग का के राष्ट्रवाद वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, येलो शर्ट का एक मूवमेंट है, आप जानते होंगे, वो थाईलैंड में वो काफ़ी हाइपर नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में देखा जाता है, मूवमेंट के रूप में देखा जाता है। और हुन मनेत जो कि कंबोडिया के लीडर हैं, वो भी उन्होंने काफ़ी नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भविष्य की बात जो आपने पूछी, तो मुझे नहीं लगता है कि यह जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बढ़ने की संभावना है। उसके कई कारण बताता हूँ क्यों ऐसा नहीं होगा। पहला तो अभी भी इस इशू पे दोनों देश निगोशिएट करने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि दोनों के लीडर्स में संबंध काफ़ी अच्छा है। जो अभी जो लीडर हैं पी सिनावात्रा, जो थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ही यंग 38 साल की लेडी हैं और उनके फादर वहाँ पे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनकी बेटी अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री है। और उनके जो मित्र हैं कंबोडिया में, उनका बेटा जो हुन मनेत है वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है और दोनों के पिता एक दूसरे में मित्रता थी। तो और उन्होंने इनफैक्ट जब पहले एक बार भागने की बात हुई थी तो एक दूसरे को कंबोडिया ने शरण भी दिया था। जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री सिनावात्रा, उनको थक्सिन सिनावात्रा उनका नाम था, तो उनको शरण दिया था जब वहाँ पे कू हो गया था इत्यादि। तो वैसे में मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो एलीट है, वहाँ पे एक संबंध उतने खराब नहीं है। और दूसरा कि ये दोनों देश, आसियान जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल, जानते हैं कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और तो वो भी इस पर नज़र रखे हुए। तो इन सारे कारणों से मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है दोनों देशों के बीच में वो प्रखर है। यह जरूर है कि छिटपुट घटना वहाँ पे होते रहेंगे और दोनों देशों में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बीच में होते रहे, छोटे छोटे लेकिन छिटपुट हुए हैं, कोई उस ढंग का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और इतिहास की बात करूँ तो इतिहास में तो फिर चीन, एक समय था जब चीन थाईलैंड को सपोर्ट किया था और उसके बाद वियतनाम ने कंबोडिया को सपोर्ट किया था। तो इस ढंग के बहुत सारे ऐतिहासिक भी इशू रहे हैं। इससे पहले ये फ्रेंच कॉलोनी होता था तो उस समय भी बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसकी मुझे नहीं लगता है कि इस कोई युद्ध में कन्वर्ट होगा या बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की संभावना। टेंशन बना रहेगा लेकिन युद्ध की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में क्या क्या अहम पॉइंट्स आपको लगते हैं कि जो साफ तौर पर इन दोनों देशों के बीच जो आपसी मतभेद हैं उसको और बढ़ाने का काम करते हुए नजर आते हैं? क्या कोई यहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसा है जो इन दोनों देशों को अलग थलग करने के लिए मजबूर करता है? जी बिल्कुल, उसमें हर एक देश अपने हिसाब से, जैसे मैं बताऊं कि वियतनाम वहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, कुछ हद तक चीन भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। लेकिन जो अभी जो इशू है वो क्षेत्रीय मुद्दा है और एक तरह से मुझे लगता है कि एक लोकलाइज्ड इशू है। और कई बार ऐसे हुए हैं कि कभी कंबोडिया के सैनिक वहाँ के किसी मंदिर में घुस गए और कंबोडिया का जो नेशनल सॉन्ग है उसको जाके वहाँ पे गाया और उसके कभी थाईलैंड का भी कभी सैनिक इस जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसमें आ गए हैं। लेकिन मैं बता दूं एक और कारण है जिसके कारण से कि वहाँ पे अभी संभावना नहीं लग रहा है। उसका कारण एक यह भी है कि थाईलैंड कंबोडिया की तुलना में ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और पॉपुलेशन की बात करूं तो कंबोडिया का पॉपुलेशन 2 करोड़ से भी कम है जबकि इसका पॉपुलेशन 7-8 करोड़ के आसपास होगा। तो वैसे में एक तरह से एसिमेट्री है, मतलब कि थाईलैंड वहाँ पे अभी ज़्यादा पावरफुल है अगर मैं युद्ध की भी बात करूँ तो वैसे इस दृष्टिकोण से अगर देखें युद्ध की संभावना इसलिए नहीं होती है, जैसे मैंने बताया कि लीडर्स के संबंध भी ठीक है। इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क जो है बायलैटरल और मल्टीलैटरल, ये दोनों नेटवर्क्स बहुत स्ट्रांग है और उस ढंग का प्रभाव मुझे लगता है कि जो विदेशी ताकत है वो यहाँ पे उस ढंग से रोल नहीं प्ले कर रहे हैं जैसे कि गजा में या फिर रूस यूक्रेन में कर रहे हैं। और वो चाहते भी नहीं है कि यह युद्ध आगे बढ़े क्योंकि इसका मतलब है कि फिर आसियान में दरार पड़ने की संभावना है और आसियान एक इम्पॉर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन कारणों से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसके बढ़ने की संभावना नहीं है और निगोसिएशन शुरू हो गए हैं। इसके बावजूद कि एक सैनिक भी मरा है कंबोडिया का, लेकिन दोनों देशों में बातचीत चल रही है और एक इंस्टीट्यूशनल बायलैटरल
मैकेनिज्म है, किस ढंग की अगर घटना होती है तो उसको कैसे डील किया जाए। तो इस कारण निश्चित से तौर पर ये जो तमाम डील्स हैं यही कहीं ना कहीं अब इन दोनों देशों को आगे ले जाने में कारगर साबित होंगी और जो तमाम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है वो आगे भी कारगर होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे प्रदेश में महिलाएं स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं। इसी क्रम में सुशासन और नारी सशक्तिकरण की मिसाल लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस अवसर पर लोक माता को समर्पित डाक टिकट और सिक्के के विमोचन के साथ साथ इंदौर में प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा एवं सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों को नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत तत्काल प्रभाव से छात्र, व्यावसायिक और एक्सचेंज विजिटर वीजा इंटरव्यू की नई अपॉइंटमेंट्स पर रोक लगा दी गई है। ये कदम विदेशी छात्रों के लिए अनिवार्य सोशल मीडिया स्क्रीनिंग लागू करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो ने कहा है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता देता है तो इंडोनेशिया इजराइल को मान्यता देने तथा राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार है। विश्व के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया का इजराइल के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं है और वो दशकों पुराने संघर्ष के लिए लगातार 2 राज्य समाधान की मांग करता रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख मोहम्मद इस्लाम ने कहा है कि ईरान IAEA के अमेरिकी टीम को ईरानी परमाणु स्थलों पर भेजने की अनुमति दे सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि तेहरान की वाशिंगटन के साथ वार्ता सफल हो। दरअसल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी परमाणु मुद्दे पर बातचीत के जरिए सकारात्मक फैसले को लेकर उम्मीद जताई थी। स्पेन के कैनरी द्वीप जा रही एक प्रवासी नाव के पलट जाने से कम 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मारे गए लोगों में एक 5 साल की बच्ची भी शामिल है। दरअसल ये घटना उस वक्त हुई जब नाव में सवार 180 लोग एल हेरियो द्वीप के पास से गुजर रहे थे। घटना में मरने वालों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं।
स्पेस एक्स स्टारशिप के रॉकेट की टेस्ट उड़ान तीसरी बार भी विफल रही। लॉन्च के 30 मिनट बाद ही रॉकेट नियंत्रण से बाहर होकर हवा में चक्कर खाने लगा और पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही टूटने लगा। स्पेस एक्स के एक कर्मचारी ने लाइव स्ट्रीम के दौरान कहा कि हिंद महासागर पर उतरने की हमारी संभावनाएं बहुत कम हैं। रात के लोग